बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, मौजें खत्म, अब होगी पढ़ाई पूरा हफ्ता। तुलबा बांध लें अपना बस्ता। शहर कायद में स्कूल आज से 100% हाजिरी के साथ खुलेंगे। कॉलेजेस और जामियात भी 100% हाजिरी के साथ ओपन होंगी। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह का तमाम स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोलने के सिंध हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम। तारिक शाह का कहना था कि स्कूलों में मुकम्मल कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध और हम आज NCOC और सिंध गवर्नमेंट के फैसले का खैर मकदम करते हैं कि अब 11 अक्टूबर से इंशाल्लाह तमाम तालीमी इदारे 100% अटेंडेंस के साथ खोल दिए जा रहे हैं। अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है, स्कूल्स के अंदर वो पहन के रखें। इवन उसके साथ स्कूल को सैनिटाइज भी करें और 12 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को प्रमोट करें कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने के दिन हुए पुराने। अब हुकूमत की तरफ 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। शहर कायद में बच्चों और वालिदैन इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा फैसला है हेल्थ डिपार्टमेंट का और वफाकी हुकूमत का, क्योंकि तालीमी अदारों में बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, ये बीमारी आई है, वायरस था, कोरोना की वजह से हमें भी एहतियात करनी पड़ी और हमारे बच्चों की भी सेफ्टी थी, मगर तालीम के ऊपर बहुत असर पड़ा। सिंध गवर्नमेंट से और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि सारा का सारा पहाड़ आप बच्चों के एजुकेशन के मामलात पे मत तोड़ें कोरोना से और कोविड से रिलेटेड, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी बहुत 5 to 10% ही कहीं SOPs पर हो रहा होगा अमल। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिलावल। हाँ, तो आप कितने दिन स्कूल जा रहे थे पहले? मैं 5 डेज जा रहा था। अब तो 6 दिन जाना पड़ेगा। चलें, कोई बात नहीं, अच्छा, पढ़ेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे ना। अभी जब सारे बच्चे कंबाइन होंगे फिर कोविड भी तो बढ़ेगा ना। फिर ऐसे तो कोविड भी बढ़ेगा, बच्चों का इतना इंटरेक्शन होगा, बच्चे मास्क पहनते नहीं, मास्क ऐसे ही नीचे रहेगा। शहर कायद में कोरोना केसेस में मजीद कमी आने लगी है। 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना की मस्बत शरह 2.5% पर आ गई। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की जान भी ले ली है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वायरस के फैलाव में रोज़ ब रोज़ कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना के 163 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59 का ताल्लुक शहर कायद से है। एक दिन के दौरान सिंध भर में 4 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। तीन रोज़ा बंदिश के बाद CNG स्टेशंस आज सुबह 8 बजे खुल जाएंगे। CNG स्टेशंस की बंदिश से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना रहा, मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़िशान की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद है और गैस प्रेशर में कमी का रोना भी अभी से शुरू हो गया। 3 रोज से सूबे भर में गैस बंद है। CNG स्टेशन के साथ गैर दरामदी सनतें भी बंद पड़ी हैं। ऐसे में CNG पर इन्हिसार करने वाला कमजोर तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। 3 दिन तो बंद है और ये सर्दियों में 10-10 दिन बंद रहते हैं, 15-15 दिन बंद रहते हैं। लोग इंजन पे पैसा लगा लेते हैं, फिर वो बेचारे गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, उनके बाद गाड़ी बनाने का पैसा नहीं होता है। रोज कमाने और खाने वाले कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। पेट्रोल में उनका स्कोर 128 तक जा पहुंचा है, डबल सेंचुरी भी बना ही लेंगे। पेट्रोल तो अभी और महंगा करेगा, ये कम से कम 200 से ऊपर कर लेके जाएगा। ये सेंचुरी वो क्रिकेट खेल रहा है समझ लो आवाम के साथ, और कोई बात नहीं। जुम्मे की सुबह 8 बजे बंद होने वाली गैस अब सुबह 8 बजे खुलेगी, मगर सर्दियों की आमद के साथ फिर कब कितने दिनों के लिए बंद होगी कुछ पता नहीं। फ़ख्र कौम सरमाए मुल्क व मिलत मोहसिन पाकिस्तान, ये वो इल्काबात हैं जो एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जहन में आते ही ज़ुबान पर चले आते हैं। एक शख्सियत बेमिसाल एहतेसास हस्ती कैसे बनी, ये जानने के लिए देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कामयाब जिंदगी के सफ़र पर यह खुसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की, फिर जर्मनी के शहर बर्लिन चले गए। आला तालीम हासिल करने के बाद 1976 में वो कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की दावत पर वापस पाकिस्तान आ गए। यहाँ इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज में शमूलियत अख्तियार की, जिसका नाम 1 मई 1981 को जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरीज रखा।
भारत के एटमी धमाके के जवाब में मई 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजुर्बा किया, जिसकी निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही की थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना आखिरी इंटरव्यू 24 न्यूज को दिया। यौम तकबीर के मौके पर कहा कि उन्हें पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने पर हमेशा फख्र रहा। डॉक्टर कदीर ने कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की कोशिशों को भी याद किया। जब मैं उनसे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि वो बहुत मुहिब वतन थे। वो पाकिस्तान को चाहते थे कि इस काबिल हो जाए कि आइंदा हिंदुस्तान बदमाशी न करे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जी हाँ, बहुत मुहिब वतन थे। उन्होंने मुझे वो तमाम सहूलतें दी जिसकी वजह से ये काम हो सके, वरना और कोई होता तो ये काम हरगिज नहीं होता। डॉक्टर AQ खान के इंस्टीट्यूट ने उनकी सरबराही में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में भी गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। उन्हें 13 तलाई तमगों से नवाजा गया। वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड्स दिए गए। 1989 में उन्हें हिलाले इम्तियाज और 1996 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशाने इम्तियाज दिया गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा कराची में इदारा नूर हक में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक की इमामत में इदारा नूर हक में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मोहसिन पाकिस्तान की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने तजलील की थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वजीर आजम का नमाज जनाजा में शिरकत न करना इंतहाई अफसोसनाक है। विरासत के आलम में ही दुनिया से रुखसत हो गए। ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है कि हम मोहसिनों के साथ ये सलूक करते हैं जो एक ताले आजमा ने, आइन को तोड़ने वाले ने, अमरीका के ग़ुलाम ने, उसने जो है ये फैसला किया था और तजलील की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। लेकिन जो हमारे हुकूमत होती है और जो हमारे इदारे होते हैं वो ऐसे लोगों को जो है जो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, पूरी उम्मत के मोहसिन हैं, उनके हवाले से अजीब तरीके के रवैये का मुजाहरा करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा के बाद इनकी मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को अपने इंतकाल से चंद रोज़ कबल लिखा जाने वाला ख़त मंज़र आम पर आ गया। ख़त में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मेरे सूबे के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, आपने इस मुश्किल घड़ी में मुझे याद रखा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म और पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला तो मेरे मरने की खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात MQM ने हैदराबाद रैली मौखर कर दी। MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का कहना था कि मुल्क के लिए मोहसिन पाकिस्तान की खदमात रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल के बाद MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद रैली मनसूख कर दी। MQM के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हीरो आज हम में मौजूद नहीं। पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। MQM पाकिस्तान का एक फर्द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करता है। अब्दुल कदीर खान उन्हीं आबा व अजदाद की औलादों में से थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, और उनकी औलाद ने इस मुल्क को बचाने के लिए जो मेहनत की और एटम बम दिया इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को। हम एज अ कौम MQM पाकिस्तान का एक एक फर्द, साथी, कारकुन, सपोर्टर खिराज तहसीन पेश करता है अब्दुल कदीर खान को। MQM डिप्टी कन्वीनर ने वाज़े किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा एक एक कारकुन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मिशन को आगे बढ़ाएगा। पूरी राब्ता कमेटी, कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद भाई, आमिर भाई, हम सब रैली की बजाय अब हम हैदराबाद जा रहे हैं और उनकी नमाज जनाजा में इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। MQM ने तालिबान को आम माफ़ी देने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर तशवीश का इजहार किया। वसीम अख्तर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर MQM के लापता अफराद पर भी नजर करम की जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का बाग जिना ग्राउंड का दौरा, 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया।
पीपल्स पार्टी 17 अक्टूबर को बागे जिना ग्राउंड में पिंडाल सजाएगी। जियाले रहनुमा सईद गनी ने जलसागाह पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने जलसे में सिंध भर से कारकुनान की शिरकत का दावा किया और कहा कि जलसे में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन जियालों का लहू गरमाएंगे। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी दीगर जो मरकजी क़यादत है वो खिताब करेंगे। हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की तंजीम है, उनके तहत होने वाले इस जलसे में पूरे सूबा सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो शिरकत करेंगे। सईद गनी ने मौजूदा हुकूमत को मनहूस करार देते हुए कहा कि आज हर तबके के अफराद इस हुकूमत से परेशान हैं। मियाँ साहब की हुकूमत आती है तो सरमाएदारों के लिए होती है, लेकिन ये तो मनहूस हुकूमत न मजदूरों के लिए है न सरमाएदारों के लिए। हर शख्स जो इस मुल्क में बसता है वो मुसीबत का शिकार है। यहाँ तक कि आप खुद इनकी पॉलिसीज़ की वजह से अताब का शिकार हैं, आपके इदारे क्राइसिस में हैं, आपकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हुई हैं, आपके लोगों को बेरोज़गार किया गया है। तो कोई तबका ऐसा नहीं है जो इनकी नाअहली से बच सका हो। वज़ीर इत्तला सिंध ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने पर इन्हें खराजे अकीदत पेश किया। इससे कबल जलसे की कामयाबी के लिए बकरे का सदका भी दिया गया। कैमरामैन फैसल खान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कराची के साबिक डिप्टी मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा अरशद वारा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं लगता। माजी में भी इन्होंने शहर को इंतजामी तरीके से ही चलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़ी मेहनत से बड़ी मुद्दतों बाद वो मेयर की जगह पे किसी को बिठा नहीं सके तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर तो बिठा दिया। अब इतनी जल्दी वो इलेक्शन करवा के ये सीटें कैसे खाली करेंगे? तो इलेक्शन के लिए पहले ही एक्सक्यूज़ बना चुके हैं। वो कहते हैं हम नई मर्दमशुमारी पे करेंगे, ये मर्दमशुमारी ठीक नहीं है, हल्का बंदियाँ करनी हैं, तो वो जितनी डिले टैक्टिक्स है वो यूज़ करेंगे। पहले भी उन्होंने जो है पिछले 16 सालों में अगर देखा जाए तो 11 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव। ज़िला केमाड़ी और गरबी में जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल हो गए। कारी मोहम्मद उस्मान और मुफ्ती खालिद अमीर, जबकि अकबर शाह हाशमी और इंजीनियर सलीम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना समीउल्लाह सवाती के मुताबिक JUI ने कराची के 2 अजला केमाड़ी और गरबी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन आसान अंदाज में मुकम्मल करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दोनों अजला में इंतखाबी नताइज के मुताबिक कारी मोहम्मद उस्मान ज़िला केमाड़ी और मुफ्ती खालिद ज़िला गरबी के अमीर, जबकि अकबर शाह हाशमी ज़िला केमाड़ी और इंजीनियर सलीम ज़िला गरबी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर DMC शुएब अहमद मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर ज़िला शर्की की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में तरक्याती अमल जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर शर्की शुएब अहमद मलिक ने अपने बयान में कहा कि ज़िला शर्की के मकीनों को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एग्जेक्टिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ अहमद भुट्टो, एग्जेक्टिव इंजीनियर BR गुलशन इकबाल जोन इकबाल अहमद मुल्ला और जमशेद जोन में सुलेमान मेमन की निगरानी में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मुरम्मत समेत सड़कों की मुरम्मत के इक़दाम जारी हैं। सड़कों पर दरख्तों की तराश खराश, सड़कों से मलबा उठाने, आवारा कुत्तों की बेंच और जराइम कुछ अद्वियात के छिड़काव के काम किए जा रहे हैं। शारजा से कराची पहुंचने वाला कौमी एयरलाइन का त्यारा हादसे से बच गया। लैंडिंग के दौरान त्यारे से परिंदा टकरा गया, ताहम कप्तान ने हाजिर दिमागी से त्यारे को हिफाजत लैंड कर लिया। PIA की परवाज़ PK 228 सुबह शारजा से कराची पहुंची तो दौरान लैंडिंग त्यारे के बाएं विंग से कई परिंदे टकरा गए, जिससे विंग को नुकसान पहुंचा। ताहम कप्तान महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को बाहिफाजत लैंड कर गया। इस्लामी जमीयत तलबा की ज़ेर-ए-एहतमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें मुआशरे का किरदार शहरी बनाना है। नौजवान मुस्तकबिल के मेमार
انہی کے دم سے ہے گلشن میں بہار۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے رائز اینڈ رین کے نام سے گرینڈ اسلامک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کا مقصد نوجوانوں کو مسلمانوں کے تابناک ماضی سے روشناس کروانا اور ان میں عقابی روح کو بیدار کرنا تھا۔ ہم واپسی چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا جو ڈاؤن فال کا شکار ہے وہ واپسی جو ہے ہمارا جو ہے عروج حاصل کر سکے، اور اس کا ہم بنیادی جو مقصد سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کہ جو ہے ہمارا معاشرہ صرف قرآن و سنت سے جڑے گا، تبھی ہی ہم جو ہے واپسی اپنے آپ کو جو ہے عروج حاصل کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اور اس کے اندر ہم نے تبھی ہم نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جہاں پر ہم نے ایک فیملیز اور بچوں اور ان کے پیرنٹس سبوں کو اس کے اندر انوائٹ کیا۔ مقررین نے نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کے فقدان اور اس کے تدارک کے گر بتائے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ کانفرنس سے ملنے والے سبق سے انہیں اپنی زندگی بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ان کا پاسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لیگیسی تھی ہمارے صحابہ کرام کی لیگیسی تھی، اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ہماری کامیابی دنیا و آخرت کی اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور صحابہ کرام کے جو بھی عمل ہیں ان کو فالو کریں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میں اپنے سے آنے والی نسلوں کو اویئرنیس پھیلاؤں اسی چیز کی، رائز اینڈ رین کی، کہ ہمیں بلند بھی ہونا اور اس بلندی پر ڈٹے بھی رہنا ہے۔ والدین نے کہا کہ کانفرنس میں شرکت سے احساس ہوا کہ بچوں کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے۔ بہت سی باتیں پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہم اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کے درمیان، تو ان جو انہوں نے جو نکات یا جو چیزیں ہمیں بتائیں اور گائیڈ کیا انہوں نے، تو اس کے تھرو ہم بہت سی باتیں اب کھل کے اپنے بچوں کے ساتھ کر پائیں گے، شیئر کر پائیں گے۔ اولاد کی تربیت دراصل کرنا اسی لیے ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں ہم، اور اللہ کو راضی کر کے اس جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے ہمیں۔ بچوں اور والدین کے درمیان جو اس وقت گیپ ہے، اس گیپ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیرنٹس کو نہیں پتا اپنی اولاد کے بارے میں اچھی طریقے سے کہ اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، یا اولاد کو نہیں پتا اپنے والدین کے بارے میں کہ ان کی پسند و ناپسند کیا ہے اور وہ میرے لیے کیا سوچتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ کانفرنس میں طلباء، طالبات، والدین اور اساتذہ کرام کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ شرکاء کا ماننا ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز سے نہ صرف تربیت کا موقع ملتا ہے بلکہ زندگی گزارنے اور اس میں کامیابی کے گر بھی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21۔ تیسرا ٹاؤن میں نئی اور جدید طرز کی حامل ہاؤسنگ سوسائٹی گوہر ولاس کے افتتاح گوہر بلڈرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حنیف گوہر نے کر دیا ہے۔ جدید طرز کے کمرشل پلاٹس پر مشتمل گوہر ولاس میں بکنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 120 اور 160 گز کے کمرشل پلاٹس، جدید سہولیات، ایسا ٹاؤن میں جدید طرز پر بنی ہاؤسنگ سوسائٹی گوہر ولاس کا افتتاح ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں گوہر بلڈرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حنیف گوہر، محمد ذاکر اور دیگر ذمہ داران سمیت فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں کی ہائی ٹی سے توازے کی گئی۔ بچوں کے لیے فن گالا کا بھی انتظام تھا جہاں بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے۔ حنیف گوہر کا کہنا تھا کہ گوہر ولاس ہاؤسنگ سوسائٹی میں مجموعی طور پر 1500 پلاٹس ہیں۔ افتتاح کے پہلے ہی روز 50% بکنگ مکمل ہو جانا عوام کی گوہر بلڈرز پر اعتماد کی واضح مثال ہے۔ گوہر ولاس فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 میں تقریباً 1500 پلاٹس ہیں۔ الحمدللہ آج پہلے ہی دن 50% سے زیادہ یعنی 750 پلاٹس ہم سیل کر چکے ہیں، اور انہوں نے جو 25 سال کا جو ٹریک ریکارڈ ہے گوہر گروپ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم پر یہ اعتماد کیا کہ پہلے ہی دن جو ہے تو اتنی بڑی تعداد میں ہم سے یہ پلاٹ انہوں نے بک کرا لیے۔ آرگنائزر محمد ذاکر نے بھی گوہر ولاس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعمیر ہونے والے گھروں اور ان میں موجود آسائشوں پر روشنی ڈالی۔ گوہر ولاس 3 فیزز پہ مشتمل ہے۔ پلاٹنگ کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں 120 اور 160 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں اور 100 اور 200 گز کے کمرشل پلاٹ ہیں۔ 3 سال کی آسان اقساط میں یہ پروجیکٹ میں آپ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ گوہر گروپ آف کمپنیز کا یہ پروجیکٹ ہے۔ گوہر گروپ آف کمپنیز پریویسلی پاکستان کے اندر 32 پروجیکٹس کر چکی ہے، جن میں سے میجورٹی ڈیلیور بھی کر چکی ہے۔ جدید طرز کے کمرشل پلاٹس میں مشتمل گوہر ولاس میں بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ عوام پلاٹس خریدنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیمرامین کیسر زیدی کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21۔ 8ویں جماعت کا طالب علم احسن رمضان بابر مسیح کو شکست دے کر 46ویں قومی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ ٹائٹل کے لیے محمد سجاد سے مقابلہ ہوگا۔ شہر عقائد کے نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس کلفٹن میں لاہور کے احسن رمضان نے دلچسپ اور سنسنی خیز سیمی فائنل میں C2 بابر مسیح کو اپ سیٹ شکست دے دی۔
8वीं जमात के तालिब इल्म 16 साल उछरा लाहौर के एहसन हमीद ने बाबर मसी को बेस्ट ऑफ 13 फ्रेम में 7-6 फ्रेम से मात दी और सबको हैरान कर दिया। एहसन ने क्वार्टर फाइनल में 2 मरतबा के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ को भी जेर किया था। इंसान अगर दिल से मेहनत करे तो ज़रूर कामयाब होता है एक ना एक दिन। मैं पिछले 4-5 साल से खेल रहा हूँ स्नूकर और जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ अंडर 16, 18, 21 और वर्ल्ड कप में भी मैंने क्वालिफाई किया। इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद को हारिस ताहिर के खिलाफ फतह के लिए सख्त मुज़ाहमत का सामना रहा। सज्जाद ने 6-4 फ्रेम से मैच अपने नाम किया। इंशाल्लाह जी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीतूंगा। प्रैक्टिस में था, काफ़ी फॉर्म में था, पीछे तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार रहा हूँ, लेकिन फिर उल्फ बॉय ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। जी, कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक और नया टैलेंट सामने नज़र आ चुका है, वो है एहसन रमज़ान, जिन्होंने अब फातियाना पेशकदमी के दौरान एक दिन पहले शिकस्त दी मोहम्मद आसिफ को और आज उन्होंने हराया है बाबर मसी जो वर्ल्ड नंबर 2 हैं। अब इनका मुकाबला फाइनल में मोहम्मद सज्जाद से होगा। उम्मीद की जा रही है कि ज़बरदस्त और टफ फाइनल होगा। कैमरामैन एहसन हमीद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।